अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का लेटर राइट नाउ इज़ ए टॉक ऑफ द टाउन। और इस लेटर में जो एक्सप्लोसिव किस्म के इंकशाफात हैं वो यही हैं कि जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उनके बेडरूम तक पहुंची हुई हैं, उनको प्रेशराइज करके, उनको तरह तरह के डिफरेंट टैक्टिक्स इस्तेमाल करके उनसे अपनी मर्ज़ी के जो हैं डिसीजन लेने की कोशिश की गई है और शायद लिए भी गए हैं। और इसको मतलब इसमें शायद 6 के 6 ये जजेस अफेक्टेड हैं या इसमें से सभी नहीं हैं, बट नाउ दे हैव लुक अप टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब, कि जनाब ये क्या हो क्या रहा है। एग्जेक्टिव सीधा सीधा इंटरफेयर कर रही है और मतलब अगर हम महफूज नहीं है, अगर हम पे इतना प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है तो फिर पूरे सिस्टम का अल्लाह ही हाफिज़ है। तो इस सिलसिले में आपके सामने ही है, चीफ जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने कि हम एक इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे और वो जो कमीशन है इसको इन्वेस्टिगेट करेगा और फिर जो इसमें जिसे कह लें कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या ये विजुअल थिंकिंग है कि दूध का दूध से पानी का पानी होगा, या कि ये कमीशन जिसे कह लें कि काइंड ऑफ आई वॉश है, असल मुद्दा वहीं रहेगा और जिसे कह लें एट द एंड ऑफ द डे हम फिर देखेंगे कि मीटिंग और प्रोसीडिंग चल रही हैं, बाद में रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का पता भी नहीं चला या रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। तो इस सारे इशू को डिस्कस करने के लिए हमने दावत दी है लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट हैं, बहुत दबंग स्पीकर हैं और जिसे कहते हैं बिल्कुल किसी भी तरह के जो प्रेशर्स चल रहे हैं चाहे वो वकला के ऊपर हैं एज वेल, तो ये बिल्कुल घबराती नहीं हैं और अपना मौक़िफ़ बहुत दिलेरी के साथ पुट फॉरवर्ड करती हैं। रबिया बाजवा साहबा हमारे साथ हैं। वेलकम टू द शो रबिया साहबा। जी थैंक यू सो मच जी। अच्छा रबिया साहबा, ये बताइएगा कि चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा जो एग्जेक्टिव की इंटरफेरेंस है जुडिशरी में, तो लेकिन उसके बाद बजाय कि वो इस मैटर को 6 जजेस के ख़त को खुद सीरियस कंसिडर करते हुए खुद टेकअप करते, उन्होंने बॉल जो है वो थ्रो कर दी फिर अगेन इन द एग्जेक्टिव कोर्ट जिनके अगेंस्ट उनकी मोर और लेस ग्रीवेंसेस हैं। जी जुल्करनैन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि मेरा टेन्योर खत्म हो गया है वाइस प्रेसिडेंट का। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ। हाँ जी, अब नई कैबिनेट आ गई है तो मैं साबिक वाइस प्रेसिडेंट हूँ लाहौर हाईकोर्ट बार की। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जी ये है कि जो आपने क्वेश्चन किया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा हैं वो बिल्कुल बातें करते हैं। उन्होंने जमहूरियत की भी बात की लेकिन उन्होंने जमहूरियत को अपने हाथों दफन किया। आपने देखा कि जिस तरह जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे उनके बुनियादी हकूक थे, खवातीन थी, उनको वो प्रोटेक्ट करने में नाकाम हुए। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्शन संबंध वाला फैसला है वो भी आपके सामने है। फिर पोस्ट इलेक्शन जो रिगिंग थी जिसकी तरफ बार बार पूरा मुल्क जो था वो खड़ा हुआ उसके खिलाफ, उसके ऊपर भी कुछ नहीं किया गया। तो ये तो एक तरफ रखें। दूसरी बात यह है कि जो हाईकोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का खत था वो पाकिस्तान के अंदर एक जुडिशल रेवोल्यूशन थी, क्योंकि पहली बार इस तरह हुआ। मतलब जो इंडिविजुअल शिकायत आती भी रही है लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि 6 जजेस जो थे वो इकट्ठे होकर उन्होंने इतनी बड़े लेवल पे एक शिकायत की और वो मैं समझती हूँ कि उसको 184(3) के तहत वो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करनी चाहिए थी। दूसरा, हम लोगों ने भी मुतालबा किया, जो बार एसोसिएशन है, कल लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का बहुत बड़ा इजलास हुआ था और उसके अंदर यही बात उठाई गई थी कि एक तो ये प्रोसीडिंग्स की जाए और दूसरा ओपन कोर्ट में की जाए। जैसे आपको पता है इसकी रीत भी काजी फायद ईसा साहब ने डाली है और हम यही कहते थे कि बहुत सेंसिटिव इशू है और पाकिस्तान के अंदर एक डिफाइनिंग मूवमेंट है, तो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करे। लेकिन हम बहुत ज्यादा मायूस हुए हैं जब उन्होंने वजीर आजम साहब के साथ, जिनके खिलाफ कुछ शिकायत है, वो एग्जेक्टिव हेड है और आप इस खत को देखिए तो इसमें एग्जेक्टिव के खिलाफ भी शिकायत हैं, तो उनको बुलाकर उनको बिल्कुल करने की जरूरत नहीं थी। ये प्रेरोगेटिव जो था ये अदलिया का था, हाई जुडिशरी का था और उनको चाहिए था कि इसके ऊपर ये कानून के मुताबिक प्रोसीड करते और हम ये तोको करते थे कि जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं और उन एजेंसीज के जो मतलब
सरबराहान है उनको बुलाते और उनसे पूछते कि इसके क्या ये मतलब क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। और काजी फाइज साहब तो खुद इस फेज से गुजरे हैं जब हम लोग सब उनके साथ थे, तो उन्होंने हमें बहुत मायूस किया है। और रबिया साहब, जो काजी साहब हैं, काजी साहब से सभी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि जब इतना बड़ा एक्सप्लोसिव किस्म का लेटर उनके पास आ गया, फिर ये भी था कि तमाम जजेस ने उनके साथ जाके मुलाकात भी की, एंड डिस्पाइट ऑल दिस फिर वो जाके शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के वो उसको बिल्कुल समझ नहीं लगी कि क्या मतलब उनको उन पे भी प्रेशर है अपेरेंटली, समथिंग कुछ ऐसा लगता है, या कि वो खुद। देखिए अगर प्रेशर है, हमें नहीं पता प्रेशर है या नहीं है, लेकिन मैं जाती तौर पर ये समझती हूँ कि जो जज होता है उसका काम ही ये होता है, अगर वो इस तरह के प्रेशर लेकर गलत फैसले करेंगे या अगर वो आज़ादी से काम नहीं कर सकते तो वो इस मनसब के अहल ही नहीं है, एक बात। और दूसरा हम ये भी समझते हैं कि अगर पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में देखें जो अदालतों का किरदार रहा है, ये जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो अदालती तारीख का है, जो स्याह तारीख है। अगर ये जजेस जो हैं ये तारीख में भी दुरुस्त सिंध की तरफ चलते, आइन और कानून के लिए खड़े होते, तो आज पाकिस्तान के हालात इस तरह ना होते। तो मैं ये समझती हूँ कि जो जस्टिस काजी फाइज हैं और जो दीगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे, हम ये तवक्को कर रहे थे कि लामिया आएगा और वो बिल्कुल जो उनकी जिम्मेदारी है उसको पूरा करने की तरफ जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि पूरी रात एक दिन गुजर गया और अगले दिन 2 बजे के बाद फिर वजीर आजम से उनकी मुलाकात हुई है। तो ये सब चीजें जो है, और एक और आप चीज देखिए कि खत के अंदर भी ये चीज लिखी गई थी कि एक जुडिशल कन्वेंशन बुलाएं, और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल दुरुस्त लिखा गया था। ये जो शिकायत हमें जजेस की तरफ से इतने संगीन नोयत के इल्जाम एजेंसीज के ऊपर लगाए हैं, ISI के लोगों के ऊपर लगाए हैं, ये कोई इतना आसान मामला नहीं था। और अगर ये जुडिशल कन्वेंशन बुलाते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे जजेस, ना सिर्फ ये कि सुपीरियर जुडिशरी से सबॉर्डिनेट, आप ये देखिए कि अगर सुपीरियर जुडिशरी का ये हाल है तो सबॉर्डिनेट जुडिशरी के ऊपर कितना दबाव होगा। और ये अगर आप मुझे पूछे तो ये 9 मई के बाद जो हम दहशतगर्दी की अदालत में जाके और जो पोलिटिकल जो वर्कर्स थे उनके केसेस करते रहे, तो उधर तमाशा लगा होता था और ये कोई भी ओपन सीक्रेट है, ये सारी लोग देखते थे कि किस तरह वो जज भी हमें बेबस नजर आते थे। फिर आपने देखा कि लाहौर हाईकोर्ट के अंदर गर्मी की छुट्टियों में हम जब ये जाते रहे, बेंचेस बनते रहे इनकी बेल्स के लिए, जो पोलिटिकल जी आप प्लीज जी हाँ जी कंटिन्यू करिए। हाँ जी, तो पोलिटिकल वर्कर्स के लिए वो हाई कोर्ट के, लाहौर हाई कोर्ट के 6 बेंचेस टूटे थे 3 माह के अंदर, जो ये केस नहीं सुनते थे, या तारीखें बढ़ जाती थी या वो ये कहते थे रिक्यूज कर जाते थे। तो ये सारी चीजें कोई आज पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की बदकिस्मत तारीख है। लेकिन अब वो वक्त था कि इस तारीख को हम तब्दील कर सकते थे, और इंशाल्लाह ताला हम अपनी स्ट्रगल जो है उससे तब्दील करने पर इन जजेस को मजबूर करेंगे जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की बैठी। देखें, बिल्कुल जैसा आप बता रही हैं, 6 जजेस का मामला पाकिस्तान की हिस्ट्री का फर्स्ट टाइम है। मतलब टोटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस हैं और उनमें से 6 ये कह रहे हैं जी किस किस्म का प्रेशर वो मतलब फेस कर रहे हैं। मतलब उनके रिश्तेदार उठाए जा रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि आप ये डिसीजन करें, ये डिसीजन ना करें, अगेंस्ट द मेरिट चलें, अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन चलें, अगेंस्ट द लॉ चलें। मुझे ये नहीं समझ आई कि इसमें जो है शहबाज शरीफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो कहते हैं जी कि हम नई रेगुलेशन लेके आएंगे, नया कानून नई लेजिस्लेशन करेंगे बेसिकली, और जो एजेंसीज का रोल है वो ख़त्म करेंगे। भाई मतलब आप एजेंसीज का रोल तो ऑलरेडी वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो इंटरफेयर कर ही नहीं सकती किसी पॉलिटिकल मैटर में, और जाके और सो कहाँ जाके मतलब जुडिशरी को और टॉप जजेस को आप थ्रेटन करें और इन्फ्लुएंस करें, तो ये तो ऑलरेडी रिटन इन द लॉ। तो वो कहते हैं कि बजाय कि मैं इसको इंश्योर करता हूं, वो कहते हैं हम नया लेजिस्लेशन लेके आएंगे। तो ये क्या आई वॉश नहीं होगा? देखिए पहली बात तो ये है कि जो वजीर आजम साहब हैं और उनकी पूरी हुकूमत जो इस वक्त PDM2 है उसकी तो कोई लेजिटिमेसी है नहीं। और अगर आप थोड़ा सा पिछले साल भी देख लें, लेजिस्लेशन जो इन्होंने की थी, आपको याद होगा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर भी और कुछ ऐसी बिल भी पास करवाए थे, कवानीन भी पास करवाए थे कि जो ये एग्जेक्टिव को या आपकी ब्यूरोक्रेसी को भी एजेंसीज के अंदर लाने के लिए आपको याद होगा। तो बात कहने का मकसद ये है, और जिस तरह ये इलेक्शन रिग होकर आया, जिस तरह मैंडेट पाकिस्तान की अवाम का जो था उसको पवाल करके ये हुकूमत बनी है, तो इस हुकूमत ने यही करना है जो वो कह रहे हैं। ये आएगी, ये सिविलियन चेहरे हैं। हम ये समझते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के सिविलियन चेहरे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे आए हैं और एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करेंगे। आपने मेरे सवाल के अंदर ही आपने अपना जवाब दे दिया कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है, और ये जो एजेंसीज के जो सरबराह है या ये जब आते हैं
तो ये इनका जो ओथ होता है वो भी इनको यही कहता जी है कि आपने अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है और इनकी जिम्मेदारियां जो है वो हम सबको पता है। तो ये इनके पास कोई हक नहीं है, ये आइन की पामाली है, ये बड़ा संगीन नौयत का मामला है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस जो है उसके अंदर आप अगर इस तरह इंटरवीन करते हैं तो ये जुर्म भी है, संगीन नौयत का जुर्म है। बल्कि मैं समझती हूँ कि ये आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा गया है। तो इसलिए सब कुछ मौजूद है। मैं इस चीज के ऊपर नहीं कहती कि कवानीन हर वक्त गुंजाइश है, कवानीन बेहतर भी हो सकते हैं, लेकिन जो कानून जो है उसको इम्प्लीमेंट आपने कब करना है। जो ऑलरेडी कवानीन बने हुए हैं और जो वो कुव्वतें हैं जो कभी भी कानून को नहीं मानती, अब उनके लिए जो मर्जी बनाते रहे। जब तक आप अपना जो वजीर आजम साहब है या हुकूमत है, जब तक वो अपना किरदार अदा नहीं करते, जब तक वो खुद को वजीर आजम नहीं समझते, उस वक्त तक कानून बनाने का कोई मतलब नहीं, कोई जवाब नहीं। देखिए, इसमें अगर शहबाज शरीफ साहब हैं, ज़ाहिर है पीएमएल नून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पीएमएल नून के चाहे ख्वाजा साद रफ़ीक हों या आज़म तारर, इनके अब लॉ मिनिस्टर हैं, उनकी रट एक ही है। वो कहते हैं कि 2018 में भी जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने इसी तरह के इल्ज़ामात लगाए थे, उस वक्त तो कोई कमीशन नहीं बना, उस वक्त कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। तो अब अगर ये इन्वेस्टिगेशन आपने करना है, एजेंसीज का रोल, तो आप पीछे चले जाएं। तो अच्छा, उनको वो तो 2018 के ऊपर ही ठहरे हुए हैं। अच्छा, बात ये है कि ये वजीर कानून साहब से ये पूछें कि जब शौकत अजीज वाला मामला था तो उस वक्त इन लोगों का क्या रोल था। उस वक्त भी अगर अब मैं बड़ी क्लियर बात करूं, मेरा ताल्लुक प्रोफेशनल ग्रुप से है जो हामिद खान साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, और बुकला तारीख पे नजर डाले तो जब भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ाई लड़ी तो हमारे ग्रुप में लड़ी। आजम नजीर तारड़ साहब से जो भी ऐसी बात करते हैं उनसे ये पूछिएगा जरूर कि उनका क्या रोल रहा है जब वो हमें रिप्रेजेंट करते रहे बुकला को। तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का केस भी हामिद खान साहब ने किया था और हम जस्टिस फाइज ईसा के साथ भी खड़े थे। और दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल पीछे चले जाएं, अगर उस वक्त गलत हुआ था तो क्या आप ये समझते हैं इतने मतलब आप जो इतने अहम ओहदों पर बैठे हैं, क्या लोग वो जवाब दे सकते हैं कि जो माजी में गलत हुआ था वो आज फिर गलत हो? जब माजी में मार्शल लॉ लगा था तो आज का मार्शल लॉ जो हाइब्रिड मार्शल लॉ है या जो इस वक्त मुल्क के अंदर ये जो खुफिया एक हुकूमतें बनी हुई हैं, तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? हम तो लड़ ही उसके खिलाफ रहे हैं। जमहूरियत तो होती ये है कि हम लोग हमेशा, चाहे हम किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखें, सियासी जमातों का काम ये नहीं होता कि वो किसी भी वक्त गैर जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़ी हो जाए या वो इक़्तिदार गैर जमहूरी कुव्वतों से लें। तो ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अब सियासी जमातें जो है उनका भी किरदार सबके सामने आ गया है कि ये सियासी जमातें बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। और ये दूसरी बात ये कि इस वक्त जो सियासी जमातों का किरदार है वो महज अपने बच्चों की सियासत जो है उसके अलावा पाकिस्तान को ये सर्व नहीं कर। देखिए, इसमें बिल्कुल जिस तरह आपने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का जिक्र किया है, ये उस वक्त तक ही खुश रहती हैं जब तक ये राइट साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट हो। जैसे ये दूसरी साइड पे आती हैं तब एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनको प्रॉब्लम नज़र आ जाता है। 2018 में ही आप देख लें कि नवाज शरीफ का स्टेटमेंट है जो एवरी नाउ एंड देन वो स्टेटमेंट देते थे, स्टेट विद इन अ स्टेट अबव द स्टेट, एजेंसीज की तरफ उनका इशारा होता था और आपके सामने एस्टेब्लिशमेंट को कहते थे मुझे क्यों निकाला। जैसे ही एस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा उसे ऑन किया है, तो अब जिस कह लें कि नवाज शरीफ साहब के लिए इससे आइडियल एस्टेब्लिशमेंट हो नहीं सकती, और ना अब वो इस तरह की कोई बात करते हैं। वो कहते हैं वेल फाइन, मुझे रोल नहीं भी मिला, मेरी बेटी को रोल मिल गया इस सारे उसमें, चीफ मिनिस्टर बन गई, मेरा भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया, दैट्स फाइन। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब की तरफ देखें, 2018 में वो राइट साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट थे, तो उस वक्त उनको एजेंसीज को, वो खुद कहते थे कि हम एजेंसीज को यूज़ करते हैं, पार्लियामेंट में बिल पास करवाने होते हैं, मेंबर्स पूरे नहीं होते तो ये हम एजेंसीज हेल्प करती हैं इसमें। इस तरह हमने सेनेट इलेक्शन में भी देखा, चेयरमैन वगैरह कि इनके पास मेंबर कम होते थे लेकिन वो एजेंसीज ही सारे मेंबर्स पूरे कर देती थी या वोट मैनेज कर देती थी। तो खान साहब फॉलिंग आउट विद द एस्टेब्लिशमेंट, उसके बाद से फिर उनको बुरी लगने लग गई। तो एट द एंड ऑफ द डे ऑनर्स तो सारा पॉलिटिशियन पे ही आएगा। अगर ये डिसाइड कर लेंगे कि हमने एजेंसीज के हाथों का खिलौना नहीं बनना, तो उस दिन शायद हमारी जमहूरियत भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। आपने दुरुस्त बात की है कि ये, मैं तो पहले ही कह रही कि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे याद है कि बुकला तहरीक के बाद ये जो एस्टेब्लिशमेंट थी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा बहुत कमजोर हुई थी, लेकिन उस वक्त बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनका किरदार भी आपके सामने है। अब इस वक्त सवाल ये है कि इमरान खान साहब जो हैं
अब उनके ऊपर जब उनकी पार्टी पे जब बुरा वक्त आया, लेकिन एक चीज एप्रिशिएबल है कि एक तो वो खड़े हुए हैं, उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया, और उनके पैगामात जो आ रहे हैं मैं उसको बहुत कदर की निगाह से देखती हूँ। उन्होंने कहा है कि हम मुकाबला करेंगे। माजी में जब नवाज शरीफ साहब के साथ वो खलाई मखलूक भी कहते थे और बड़ी बात करते थे, तो हम मरियम साहिबा को भी सपोर्ट करते थे, हमने कहा कि बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, अच्छा मौकफ है, और हम नवाज शरीफ साहब को भी करते थे। फर्क ये है कि इन लोगों ने 40-40, 50-50 साल हुकूमतें की हैं। इमरान खान साहब को एक वक्त मिला, और उसके बाद जब उनके वक्त आया तो वो खड़े हुए हैं। उनकी पार्टी ने भी, अब देखें, जिया दौर के बाद डेपोलिटिसाइज सोसाइटी थी, लेकिन मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि जो पीटीआई का भी वर्कर है उसने भी बाकी जमातों की तरह बहुत कुर्बानियां दी हैं, और इस वक्त जिस तरह उनकी खवातीन खड़ी हुई हैं, मैं उनको सलाम पेश करती हूँ। तो बात यह कि हम लोग ये नहीं कह सकते, इनको बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि 40-45 साल से मोहतरम नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ने पंजाब पे भी हुकूमत की, और बाकी भी उनको 3-4 बार, 4 चौथी मरतबा उनको फेडरेशन में इक़्तिदार मिला है। तो अब उनका मुकाबला हम इस तरह नहीं कर सकते। फिर बाकी जो करप्शन चार्जेस हैं वो भी बड़ी संगीन नोयत के हैं। तो ये चीजें मतलब हमें सबको देखनी पड़ेंगी, और हम अब भी ये तवक्को करते हैं। इसके बावजूद मैं सियासी पार्टियां अपनी जगह, लेकिन उनके वर्कर जिस भी पार्टी के हों, मैं उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और मैं ये भी कहूंगी पाकिस्तान के तमाम सियासी वर्कर्स को कि आप अपनी अपनी जमातों को इस चीज पर मजबूर करें कि वो इन कुव्वतों के खिलाफ खड़ी हों जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को मजबूत नहीं होने देती। रबिया साहब, अभी आपने पीटीआई की खवातीन के हवाले से जिक्र किया, 2 खवातीन, 2 एक्टिविस्ट इनकी बड़े नाम है, सनम जावेद और आलिया हमजा जो हैं, वो एवेंचुअली उनकी ज़मानत हो गई। नंबर ऑफ टेरर केसेस में, टेररिज्म के केसेस भी मजाक ही बन के रह गए पाकिस्तान में, तो आज उनको दोबारा से री अरेस्ट कर लिया। अब मियाँ वाली में जो टेररिज्म का पर्चा, एक नया पर्चा उनके ऊपर हुआ है मियाँ वाली में, वो यही नहीं कि मे 9 से रिलेटेड है। तो ये साथ में बता दीजिएगा कि ये खवातीन को क्यों नहीं छोड़ना चाह रहे, मतलब अबाउट 12 केसेस में उनकी जमानतें हो गई हैं, उसके बावजूद फिर नया केस तकरीबन 1 साल बाद सरफेस हो जाता है, और कौन सा मुद्दा है? मुद्दा वही मे 9 का है। तो क्या इन्होंने खवातीन को इतना इन पे जुल्म करके निकालना क्या है, मुझे बताएं। देखिए, मैं इसको 2 तरह से देखती हूँ। पहली तरफ तो आप जेंडर के ऊपर आ जाए कि बहुत अच्छे के बाद पाकिस्तान के अंदर माजी में पीपल्स पार्टी की खवातीन का बहुत दिलेराना किरदार रहा है। उसके बाद बहुत अच्छे के बाद जो पीटीआई है उसकी वजह से पाकिस्तान की जो आम औरत है, इवन जो वर्गी खवातीन नहीं थी, जो घरों में बैठी थी, वो मोबिलाइज हुई। उन्होंने देखा कि वो ट्रस्ट करने लगी इमरान खान साहब के ऊपर, उनकी पॉलिटिक्स के ऊपर, और वो तंग आई हुई थी सिस्टम से। तो खवातीन को मौका मिला बाहर आने का, और वो सियासत के अंदर उनका एक रोल हमें नजर आया, चाहे सपोर्ट की सूरत में आए, लेकिन बहरहाल वो बाहर निकल के सियासी अमल का हिस्सा बनी, चाहे नारों के जरिए भी बनी हो। लेकिन मैं बहुत कदर की निगाह से देखती, ये बहुत बड़ा किरदार है। पीटीआई को शायद खुद भी नहीं पता कि ये कितनी उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो अब इस वक्त पहली बात तो ये है कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो रुजती कुव्वतें हैं, और वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान की जो खवातीन है वो सियासत के अंदर अपना किरदार अदा करें, और एक बहुत बहुत बड़ी आबादी को वो सियासी अमल से दूर रखना चाहते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें, तो एक बहुत अहम बात ये है कि इस वक्त जो पीटीआई के ऊपर बुरा वक्त आया हुआ है, ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर नजरियाती सियासत या जो पॉलिटिकल एक एक्टिविटी है उसको रोका जाए। तो वो सियासी कारकुन के तौर पर भी जो नजरियाती कमिटेड लोग हैं, उनको ये बेसिकली इबरत का निशाना बनाना चाहते हैं, उनको इतना कम करना चाहते हैं कि वो लोग जो है उनको देख के इबरत पकड़ें और सियासी अमल से दूर हों। जो खवातीन के साथ कर रहे हैं, इसी तरह जो बहुत उनके कमिटेड मेल जो मेंबर्स हैं या पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, उनके साथ भी यही सलूक किया जा रहा है। और ये बड़े, और खास तौर पर अगर जेंडर बेस्ड अगर हम पॉलिटिक्स की चीजों की बात करें, तो इस पर सबसे बड़ी शर्मिंदगी मरियम नवाज शरीफ साहिबा को होनी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज के ऊपर बड़ी क्लियर हूँ, मैं तो काफी सियासत रबिया साहब एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। नाज़रीन, टेक ए ब्रेक, उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं। वेलकम बैक जी। रबिया साहब, आप मरियम नवाज साहिबा को लेके कोई डिसअपॉइंटमेंट शो कर रही थी कि क्या? देखिए, ये जो एक कॉस्मेटिक किस्म की एक हम बातें करते हैं कि जी कोई मतलब पहली सीएम आ गई तो बहुत बड़ा कमाल हो गया, खातून सीएम आ गई। मैं समझती हूँ कि कॉस्मेटिक चीजों को आप समझना चाहिए, ये कॉस्मेटिक तब्दीलियां हैं। जब तक आप आम औरत को एम्पावर नहीं करते, जब तक मेरिट के ऊपर आप औरतें खवातीन आगे नहीं आती,
तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों का कि किसी हालात या वाकयात या समाज की एक सिस्टम की सपोर्ट से अगर कोई किसी बड़े घर की खातून आगे आ भी जाती है, उसका एक्सप्रेशन आप देख लें कि मरीम साहिबा आई हैं, पहली सीएम कहती हैं, वो बड़ी खुश भी हैं, लेकिन उनको आते ही ये करना चाहिए था कि ये जो खवातीन प्रिजनर्स हैं जिनको जबर के तहत जेलों में रखा हुआ है, सबसे पहले उसमें अपना किरदार अदा करती, अपने गवर्नमेंट से कहती है जो प्रोसिक्यूशन जो करते हैं उन केसेस की, और जिस तरह वो खवातीन को एक केस से उठा के दूसरों में एग्जेक्टिव ले जाती है, फिर तीसरे में ले जाती है। वो तो कहती है आपने बताया, वो तो कहती है मैं रूथलेस हूँ, मैंने नहीं छोड़ना आप लोगों को। जी जी ठीक है, वो बिल्कुल जो जिनके एजेंडे पे आई है वो रूथलेस ही हो सकती है। जमहूरी लीडर कभी भी ये सोच नहीं रखता, जो जमहूरी कायद होता है, जो जमहूरी स्ट्रगल करके आगे आता है, उसकी कभी ये सोच नहीं हो सकती कि मैं रूथलेस हूँ। तो बात ये है कि ये चीजें सबको समझनी चाहिए, और जब हमने अपने सिस्टम को बेहतर करना है तो मैं पूरी भरपूर तवक्को करती हूँ कि आगे जो सिस्टम के अंदर खवातीन आगे आएंगी, पहली दूसरी तीसरी जो भी होंगी, वो आएंगी अपनी स्ट्रगल से, और फिर वो माशरे के अंदर मुस्बत किरदार अदा करेंगी। जैसा आपने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनका कंपैरिजन हम नहीं कर सकते द शरीफ्स और जरदारीस के साथ, तो आने वाले टाइम में इवेंचुअली खान साहब ने एक दिन तो बाहर आना है, और जो हम उनकी पॉपुलैरिटी का लेवल देख रहे हैं और पब्लिक में उनकी मास अपील देख रहे हैं, तो आप समझते हैं कि इस मरतबा जब वो बाहर आएंगे तो कोई तरक्की वाला मॉडल फॉलो करेंगे? मतलब उसमें देखिए जी, पुरानी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स जो पाकिस्तान में चलती आई है कि आके फिर आप ताकतवर से शेक हैंड कर लेते हैं क्योंकि आपने पावर में दोबारा आना है, तो क्या खान साहब इस मरतबा आपका ख्याल है कि थोड़ा सा कोर्स चेंज करेंगे? मैं ये देखिए, ये वो जानते हैं कि वो क्या करेंगे, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी तवक्कुआत यही है कि जो अगर मतलब इस वक्त डिफाइनिंग मूवमेंट है, आपने देखा लोगों ने इलेक्शन के अंदर ना सिर्फ ये कि जो ठीक है, जो पीटीआई की सपोर्ट भी है, लोग उसको इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि पीटीआई अवामी बयानिए को सपोर्ट कर रही है। तो बहुत सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी उनको वोट दिया जिनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं था, या माजी में उसकी पॉलिटिक्स से एग्री नहीं करते थे। तो पाकिस्तान जनरली, अगर आप पाकिस्तान के अंदर देखें तो लोग अब इस सिस्टम से तंग आ गए हैं, ये एजेंसियों की मुदाखलत से, मिलिट्री के रोल से और अशरफिया की सियासत से। तो लोग अब आम तबकात जो है वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का निजाम बेहतर हो और मेरिट के ऊपर चीजें और रूल ऑफ लॉ मुल्क के अंदर हो। इसी से हमारा मुल्क आगे जाएगा। तमाम अदारे जो है उनकी रिस्पेक्ट भी इसी में होगी अगर रूल ऑफ लॉ होगा। तो मैं समझती हूँ कि इतनी कुर्बानी के बाद और ये पाकिस्तान की अवाम की जो सपोर्ट है, इमरान खान साहब को यही करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। देखिए, एजेंसीज का रोल खत्म करना मतलब आइडियली स्पीकिंग या नहीं, देखिए आइडियली स्पीकिंग वाली कोई बात नहीं है। 70 साल हो गए हैं, लोगों ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। ये आप नहीं कह सकते कि जी आज या कल लोग खड़े हो गए हैं। जैसे दौर में देख लें, लोगों ने कोड़े खाए, जेलें खाई। अयूब दौर में लोग लड़ते रहे, तुलबा की सियासत थी। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप नहीं रही, लेकिन मुजामती जो लोगों का एक रवैया है या लोगों की सोच है वो बिल्कुल मौजूद। जी जी, मेरा इशारा उस तरफ था जो 2012 में जस्टिस इफ्तिखार, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑफ दैट टाइम, इफ्तिखार चौधरी साहब ने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया था एजेंसीज के रोल के हवाले से इन द पॉलिटिक्स। जो 90s में आईजीआई बनी, आपके सामने है आईजीआई में उन्होंने कहा एजेंसीज का पैसा डोल आउट हुआ, और उसमें किस लिए कि बेनजीर की गवर्नमेंट खत्म करनी है, उसको दोबारा पावर में नहीं आने देना। तो उस वक्त भी आईजीआई में मेन प्लेयर शरीफ ब्रदर्स ही थे। 2012 में जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये कहा था कि आप एक्शन लें ऑफ द आर्मी चीफ ऑफ दैट टाइम मीन 1990 के और एजेंसी के हेड के हवाले से भी। तो कोर्ट ने तो रूलिंग दे दी, लेकिन क्या हुआ उसके बाद? क्या आज हम मतलब आपके सामने ही है 2018 भी आया, उसके बाद फिर 2024 भी है, ये सारा पिछले 2 साल से जो हम देख रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे अगर ये आपका कमीशन बन जाता है, और एक लम्हे के लिए सोच लें कि वो बड़ा पावरफुल कमीशन बनता है और वो जाके एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देता है कि जी करें, आप एक्शन लें, तो रूलिंग आ जाएगी, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? ये सारा कुछ पेपर की नजर ही हो जाएगा, ऑन ग्राउंड तो शायद कुछ भी ना हो। हाँ जी, बात यह है कि उन्होंने जजमेंट दी, उन्होंने अपना किरदार अदा किया, बिल्कुल किया, और वो करना चाहिए था कि उसको एग्जीक्यूट होना चाहिए था। इसी तरह जस्टिस फायज ईसा ने दी जजमेंट, आपको याद होगा धरना केस में भी दी, जस्टिस शौकत अजीज सिक्की वाले केस में भी उनका आया। हम यही कह रहे हैं कि बुरे फैसलों की हमें जरूरत नहीं है, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाएं। और यही काम जो है ये इस वक्त हुकूमत का काम था
कि वो करती है, और अगर आज ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट वाले जजेस वाले इशू के ऊपर भी कर जाते तो ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर आपने जैसे पहले बात की कि सिलसिला रुकता नहीं है, आगे चल रहा है, और मैं बड़ी होपफुल हूँ कि अब ये इस तरह हुकूमतें भी नहीं चलेंगी, जो लोगों से गद्दारी करेंगी, जो आइन से गद्दारी करेंगी, वो हुकूमतें भी नहीं काम कर सकेंगी। तो ये चीजें अब ठीक होनी होनी है, तो इसलिए लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट राइट राइट। रबिया साहब, एक दो क्वेश्चन और मजीद। सर मैंने जाना है, मेरा अगला प्रोग्राम शुरू होने, वो बुला रहे हैं बार बार। ओके ओके ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू वेरी मच। इसमें हम काजी फैज ईसा साहब के हवाले से मैं पूछने लगा था रबिया बीवी से कि काजी फैज ईसा साहब ने जुल्फ़कार अली भुट्टो जो जुडिशल मर्डर केस है उसके ऊपर बड़ा लैंडमार्क डिसीजन दिया, जिसको अप्रिशिएट किया पीपल्स पार्टी ने भी, पीएमएल नून ने भी। नाज़रीन, टेक ए ब्रेक, फिर दोबारा आते हैं।